हम सपोज कर लेते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमने ये जो x प्लस आयोटा y होता है, इसको हम ऑर्डर पेयर देख चुके हैं। तो इसको जब हम ऑर्डर पेयर्स की सूरत में लिखेंगे, इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये सारा डिस्टेंस जो है ये x होगा, और ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस आपका y होगा। ये नेटवर्क का इशू है, बहरहाल आप लोग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, मैं भी थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। इस राइट एंगल अगर हम फाइंड करना चाहते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा हम लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर, हाँ जी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है यहाँ पे y, ओवर इसका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसका r है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू r साइन थीटा में मिलेगा। इसी तरह इस ट्राइंगल में से अगर आप cos की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू r cos थीटा बन जाएगा। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x को अगर हम रिप्लेस करते हैं r cos थीटा से और r sin थीटा से, यहाँ से r को अगर आप कॉमन निकाल लें, तो ये जो फॉर्म है जिसमें दोनों वेरिएबल्स, इस फॉर्म में x और y वेरिएबल थे जो कि कार्टेशियन वेरिएबल होते हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल्स r और, तो ये दोनों वेरिएबल्स पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो इसीलिए ये वाली जो फॉर्म बनती है ये पोलर फॉर्म कहलाएगी उस कॉम्प्लेक्स नंबर की। आवाज बिल्कुल, आवाज किसी को भी नहीं आ रही या आ रही है आवाज? जी, इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म है z इज इक्वल टू r आयोटा साइन थीटा, इस शक्ल को हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है उसकी ये पोलर फॉर्म है। जी, आप अपनी थोड़ी सी पोजीशन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, ये नेटवर्क का मसला है कोई, बाकी लोगों को तो क्लियर आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो r है इसकी वैल्यू अगर आप इस ट्राइंगल से निकालना चाहते हैं, तो राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर हम लेते हैं पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पैथागोरस थ्योरम में होता है बेस का स्क्वायर और फिर उसका जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर। दोनों साइड्स पर अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट, तो ये r बन गया। बेसिकली हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, और एब्सोल्यूट वैल्यू r जो है वो बेसिकली r के इक्वल है, ठीक है। तो जो मॉडुलस होता है वो बेसिकली r होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो थीटा है यहाँ पर वेरिएबल थीटा, इसको आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वैसे तो एंगल होता है लेकिन यहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम इसको आर्गुमेंट का नाम देंगे और इसको डिनोट करेंगे ए आर जी ऑफ जी, मतलब आर्गुमेंट ऑफ जी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपको ये नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, इसकी हमने एक पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, z को हम सपोज कर लेते हैं वो x प्लस आयोटा y के इक्वल है। दोनों साइड्स पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू अंडर रूट 3। तो पहले हम r की वैल्यू
√3 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो 1 + 3 बनता है ये। तो 1 + 3 जो है वो 4 होता है और उसका स्क्वायर रूट जो है वो r की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। इसी तरह थीटा वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, थीटा टेंजेंट इनवर्स, हाँ जी, टेंजेंट इनवर्स इक्वल इनटू किसका टेंजेंट इनवर्स होता है y/x। मतलब ऊपर आप इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, नीचे आप रियल पार्ट लेते हैं। अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट √3 है और रियल पार्ट 1 है तो टेंजेंट इनवर्स √3 जो होता है ये 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो r की वैल्यू 2 रखेंगे और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म जो है ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये अब इसमें जब हम बात करते हैं ना एंगल की, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर कोई भी आप वेक्टर लेते हैं या कोई भी एक लाइन रे ले लेते हैं, लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, उसका ये जो एंगल होता है ना थीटा, ये एंगल जो होता है इसकी एक वैल्यू नहीं होती, बल्कि फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसमें एक और साइकिल ऐड कर दे, फिर एक और साइकिल ऐड कर दे तो उसी एंगल पर दोबारा पहुंच जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा जनरल एंगल्स, तो इसमें हम 2n पाई ऐड कर देते होते हैं। तो इसका मतलब है कि एंगल जो है उसकी कोई यूनिक वैल्यू तो नहीं होती, बल्कि ये तो एक मल्टी वैल्यूज फंक्शन है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं जो आपको एक ही पोजीशन पे मिलेंगी। तो यही बात कर रहे हैं कि ये जो सिंबल है आर्गुमेंट ऑफ z एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ वैल्यूज। ये कोई एक एंगल नहीं होता बल्कि नॉन यूनिक वैल्यूज है, काफी सारी होती हैं। बट द argument theta of a complex number that lies -पाई से लेकर पाई तक जो वैल्यू होती है एंगल की, वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहलाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने ऐसे किया कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यहां से लेकर हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस तक एंगल ले लिया, तो ये एंगल बन गया जी पाई। इसी तरह फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमने क्लॉकवाइज एंगल ले लिया नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो ये बन गया -पाई। तो टोटल आपके पास उसकी रेंज बनी -पाई से लेकर एंगल थीटा है, तो इसकी वैल्यू लेसर इक्वल टू पाई है। अच्छा, इस तरफ मैंने ओपन इंटरवल लिया हुआ है, इस तरफ क्लोज इंटरवल लिया हुआ है। उसकी वजह यह है कि मैं पाई वाले पोर्शन में इसको इंक्लूड कर रहा हूं, तो -पाई तो वही एंगल बनेगा, इसलिए -पाई वाले पोर्शन में उसको मैंने इंक्लूड नहीं करना। तो एक में इंक्लूड करना है, एक में नहीं करना। तो ये आप -पाई की तरफ भी इक्वल ले सकते हैं, फिर इस तरफ आपको नहीं लेना पड़ेगा। बहरहाल ये तरीकेकार है। अच्छा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है, जो आर्गुमेंट होता है ओनली आर्गुमेंट, उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब यहां से ये बात तो ट्रू हो गई कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो एक यूनिक वैल्यू होती है, और अगर इससे आप जनरल वैल्यू बनाना चाहते हैं तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में आपको 2n पाई ऐड करना पड़ेगा जी। अब कुछ प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। बेसिकली मैंने जो एंगल्स हैं इनको 8 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पर होगा, उसका आर्गुमेंट हमेशा 0 होगा। मिसाल के तौर पर आप ले लेते हैं z = 5 ले लेते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है और ये रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसका आर्गुमेंट जो होगा ना हमेशा 0 होगा, ठीक है। मतलब इसमें ये मैंने लिखा हुआ है कि x इज पॉजिटिव, मतलब ये जो z था ये यहां पर मैंने लिया हुआ है z = x + iota y।
ठीक है। तो इसमें अब मैं ये ले लेते हैं और x को पॉजिटिव लेते हैं, तो मतलब आप पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर खड़े हैं, वहां पर जो आपका एंगल होगा ना वो 0 होगा। और दूसरा मैंने लिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पर ये टोटल 4 एक्सिस हैं, 2 एक्सिस है, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स मैंने बना लिए, और 4 इसके क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो हर एक के लिए मैंने ये रूल बना लिया। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी रियल नंबर होगा, जैसे मिसाल भी दे देता हूँ साथ, 1 प्लस आयोटा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है क्योंकि इसका रियल पार्ट भी 1 है, पॉजिटिव है, और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, वो भी पॉजिटिव है। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा उसका ये फार्मूला है कि वही तरीका जो मैंने पहले बताया कि इमेजिनरी पार्ट आप ऊपर रखेंगे और रियल पार्ट जो वो नीचे रखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस पर आपको पता है कि एंगल 90 होता है या रेडियन में पाई/2 होता है। तो ये मैंने x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस है, और पॉजिटिव का मतलब है आप पॉजिटिव y एक्सिस पर है, तो यहाँ पर एंगल आप हमेशा पाई/2 लेंगे। लेकिन जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, वहां पर जो एंगल होता है वो पाई से छोटा होता है, इसीलिए पहले आप रेफरेंस एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, उसको पाई में से माइनस करेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए होगा। और जब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होंगे तो पाई आ जाएगा। अच्छा, पहले 2 क्वाड्रेंट का ये वाला तरीकेकार है। अब आ जाते हम नीचे की तरफ। नीचे की तरफ तीसरे क्वाड्रेंट की तरफ से शुरू लेते हैं। बहरहाल ये आपको बता देता हूँ कि यहाँ तक -पाई/2 होता है एंगल, क्लॉकवाइज मूव करना है हमने, और यहाँ तक जो होता है वो एंगल -पाई होता है। तो अब यहाँ पर जो एंगल भी बड़ा होगा, तो इसीलिए -पाई से बड़ी वैल्यू लेने के लिए इसमें वो रेफरेंस एंगल को जमा करना पड़ेगा। नेगेटिव वाई एक्सिस पर -पाई/2 होगा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें वो जस्ट माइनस टेंजेंट इनवर्स y/x होगा, मतलब दूसरे लफ्जों में -थीटा होगा। तो ये कुछ रूल फाइंड आउट करने के लिए इनको आपने याद रखना।